क्या हम किसी विशाल से आधुनिक प्रजाति के एलियन के दिमाग में रहते हैं? क्या हम साक्षात भगवान के ही दिमाग के अंश है? क्या हमारा यूनिवर्स जिंदा है? I mean, हमारे ब्रह्मांड पर जरा नजर डालिए, ये कितना ही मेल खाता है एक जीव के ब्रेन सेल्स के साथ। सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर कनेक्शंस और सिमिलर एक्टिविटीज जो फिजिक्स के सेम कायदे कानूनों से चल रही है। वेल, ये कोई मन घड़त इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही काबिल वैज्ञानिकों द्वारा पब्लिश्ड एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक डिस्कवरी है। साल 2020 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फेलेटी हमारे ब्रेन के दो पार्ट सेरेबेलम और सेरेब्रम पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से ब्रेन के सैंपल्स पर जूम किया तो सडनली उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो दिखने में काफी फेमिलियर थी, लेकिन अपने आप में ही काफी वियर्ड। उन्होंने देखा 40x मैग्निफिकेशन पर ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे वो बिल्कुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए यूनिवर्स के इस पिक्चर से मेल खा रहे थे। अब दिखने में डेफिनेटली काफी मेल खा रहे, लेकिन क्या इसका मतलब हमारा यूनिवर्स किसी एडवांस्ड बीइंग का एक बहुत बड़ा ब्रेन है? वेल, कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे उस रिसर्च ने क्या क्या खुलासे किए। बट अभी के लिए, अगर यूनिवर्स एक विशाल ब्रेन है, ये साइंटिस्टों को कभी पता भी नहीं चलता, तो भी माइंड यू बहुत ही जल्द वो खुद इसे एक जिंदा ब्रेन में बदलने वाले थे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट एक ऐसे नैनोबॉट पर काम कर रहे हैं जो करीब 20 महीनों के अंदर पूरे पृथ्वी को दीमक की तरह निगल सकता है और कुछ सालों में पूरे के पूरे ब्रह्मांड तक। दिस इज फैसिनेटिंग। बट क्या ये हम ह्यूमंस के लिए डरने वाली बात होगी या मानवता का एक बड़ा अचीवमेंट? और नैनोबॉट एग्जैक्टली होते ही क्या है, इसे आगे कहानी में हम डिटेल में समझेंगे। बट इससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चलो जरा ये देख लेते हैं कि इन दोनों रिसर्चर्स को हमारे दिमाग और यूनिवर्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज मिली। वाजा और फेलेटी की एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल थी। इन्होंने इसमें हमारे ब्रेन और यूनिवर्स की सिमिलैरिटीज को 3 बेसिक पैरामीटर्स पर चेक किया। पहला अपीयरेंस, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा कॉम्पोजिशन। सबसे पहले जब उन्होंने यूनिवर्स और ब्रेन को कंपेयर किया तो उन्हें दूर दूर तक इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं नजर आई थी। बट देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं ब्रेन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन बढ़ाकर देखा जाए, देखते हैं कि कैसे पैटर्न्स नजर आते हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने मैग्निफिकेशन को बढ़ाया, उन्हें ये देखा ब्रेन के सैंपल्स में यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज जैसे छोटे छोटे डॉट्स थे, यानी कि ब्रेन सैंपल्स और यूनिवर्स के इमेजेस पर थोड़ा सा ही जूम करने पर उनमें सिमिलैरिटीज दिखना शुरू हो गए। एंड फाइनली जब उन्होंने इन सैंपल्स को अपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पर जूम किया, देन दे वर लिटरली शॉक्ड। क्योंकि इस पॉइंट पर उन्हें दोनों भी सैंपल्स में छोटे छोटे डॉट्स के साथ उन डॉट्स को जोड़ने वाले लाइंस भी दिखाई देने लगे, बिल्कुल यूनिवर्स की इमेज की तरह। सो वंस अगेन, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, हमारा ब्रेन और यूनिवर्स दोनों भी दिखने में स्ट्रक्चर वाइज काफी सिमिलर दिख रहा है। और इसीलिए फर्स्ट पैरामीटर को टिक करने के बाद अब बारी थी उनके सेकेंड पैरामीटर को जांचने की। और इस जांच का नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसे शायद उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उन्होंने ये देखा, ऑन एन एवरेज ब्रेन का एक न्यूरॉन उसके बगल में मौजूद 4 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है, और वहीं पर यूनिवर्स में भी ऑन एन एवरेज एक गैलेक्सी उसके बगल में मौजूद 5 गैलेक्सीज के साथ कनेक्टेड होती है। दिस वॉज क्रेजी। माइक्रो लेवल पर उनके स्ट्रक्चर में इतनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी थी, ये दोनों पैरामीटर्स इसी ओर इशारा कर रहे थे कि यूनिवर्स शायद वाकई में एक ब्रेन हो सकता है। लेकिन इस बात को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपने फाइनल पैरामीटर पर भी इन्हें कंपेयर करना शुरू किया। इसमें उन्होंने सबसे पहले इन दोनों में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के नंबर्स को कंपेयर किया, और इनके कैलकुलेशन के मुताबिक ब्रेन में 69 बिलियन न्यूरॉन्स है और यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है। एंड नाउ आई नो काफी ज्यादा डिफरेंस लग रहा होगा, बट सरप्राइजिंगली ब्रेन के 69 बिलियन न्यूरॉन्स उसका 30% मास है, और यूनिवर्स के 100 बिलियन गैलेक्सीज, यू गेस्ड इट राइट, यूनिवर्स का 30% मास है। एंड दैट्स नॉट ऑल, ये सिमिलैरिटीज यहीं पर खत्म नहीं होती। इनके बचे हुए 70% मास का कॉम्पोजिशन भी सिमिलर है। आई मीन दोनों भी एंटिटीज यानी कि ब्रेन और यूनिवर्स मेजरली ऐसे इनर्ट सब्सटेंसेस से बने हैं जो अपने आसपास के किसी भी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। ब्रेन के केस में फॉर एग्जांपल वो सब्सटेंस है पानी, और यूनिवर्स के केस में वो सब्सटेंस है डार्क एनर्जी। लेकिन फ्रेंड्स, होल्ड ऑन अ बिट, क्या हम सिर्फ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज के बेसिस पर यूनिवर्स को ब्रेन का एक रेप्लिका कह सकते हैं? क्योंकि ब्रेन का मेजर
मेजर काम होता है सोचना। तो क्या हमारा यूनिवर्स भी सोच सकता है? इज आवर यूनिवर्स अलाइव? अगर हाँ, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो देखो, जब न्यूरॉन्स के अंदर एटॉमिक लेवल पर एक हलचल होती है, तब वो इससे इन्फ्लुएंस होकर रैंडमली एक्ट करने लगते हैं। इस एक्ट के दरमियान वो अपने आसपास के न्यूरॉन्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे उन सभी न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन बनता है और वही कनेक्शन ब्रेन में थॉट्स को जन्म देता है। बिल्कुल इसी तरह जब गैलेक्सी में मौजूद प्लैनेट, स्टार्स और एस्ट्रॉइड्स किसी दूसरे प्लैनेट या स्टार के साथ कोलाइड करते हैं या ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करते हैं, तो इनके ऐसे रैंडम मूवमेंट्स की वजह से उनकी आसपास की चीजें भी इन्फ्लुएंस होती है और यही इंटरैक्शंस फिर पूरे गैलेक्सी के ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता है, जो इन टर्न इसकी मदद से दूसरे गैलेक्सीज के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड दिस इज व्हेन यूनिवर्स में एक इवेंट पैदा होता है, जस्ट लाइक अ थॉट इन आवर ब्रेन। सो क्या यही यूनिवर्सल इवेंट्स असल में यूनिवर्स के थॉट्स हैं? अब न्यूरॉन्स में चल रहे इंटरैक्शंस की वजह से अगर ब्रेन जिंदा हो सकता है, तो फिर क्या गैलेक्सीज के इंटरैक्शन से हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स भी जिंदा है? वेल, दैट्स अ फैसिनेटिंग थॉट, राइट? अब जस्ट बिकॉज इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, मे बी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट काफी सिली है, बट लेट मी इन्फॉर्म यू, साइंटिस्टों का ऐसे वियर्ड और सिली थॉट्स को फॉलो करने के पीछे एक मेजर रीजन है। वो ये है कि यूनिवर्स के एक ब्रेन होने से फिजिक्स के कई सारे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ऑल, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बीच का कनेक्शन ढूंढने का। सो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट करती है और क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, एटम्स जैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है। दोनों भी थियरीज अपने डोमेन्स के बाहर एकदम यूजलेस है और साइंटिस्टों को अभी तक कोई ऐसी थियरी या इक्वेशन नहीं ढूंढ पाए हैं जो प्रोटॉन से लेकर गैलेक्सीज तक सभी ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट कर सके। और ऐसे में अगर हम यूनिवर्स को एक ब्रेन मानते हैं, तो उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को हम इन दो इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। ये दोनों इक्वेशंस रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे एक दूसरे के ऑपोजिट्स होकर भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में दोनों भी सेम रिजल्ट्स देते हैं। यानी कि अगर यूनिवर्स एक ब्रेन है, तो हम उसमें मौजूद प्रोटॉन से लेकर गैलेक्सीज तक सभी ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स को एक सिंगल इक्वेशन से समझ सकते हैं। अब कुछ याद आया? थियरी ऑफ एवरीथिंग के लिए भी हम एक सिंगल इक्वेशन ही कब से ढूंढ रहे हैं, एक इक्वेशन जो पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर सके। बिसाइड्स हमारे यूनिवर्स में आज ऐसे 26 फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, जिनके एकदम सही मात्रा में होने की वजह से ही हमारा पूरा यूनिवर्स बन पाया है और टिका हुआ है। एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ही ले लो, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो हमारा यूनिवर्स कभी बन ही नहीं पाता। और इसे 1961 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट रॉबर्ट डिकी ने प्रूव भी किया है। सो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यूनिवर्स को ब्रेन का एक रेप्लिका समझने से काफी सारी चीजें सेंस बनाने लगती है। बट फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, जहां पर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इसे सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर एक दूसरी लॉबी भी है जो इसे टोटल नॉनसेंस समझती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारा कंफर्मेशन बायस है जो हमें वही चीज दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स की नींव रखने वाले फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमैन के हिसाब से ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है वो महज बस एक इल्यूजन है। लाइक इस क्लिप को देखो, इस क्लिप में दिखाया गया स्ट्रक्चर एक सर्टेन एंगल पर ही एक फेस बनाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा भी मोड़ दे तो आप देख सकते हो ये एक लकड़ियों का रैंडम स्ट्रक्चर है। जस्ट लाइक दिस, मैंने जो आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली इमेज दिखाई थी, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे ही हम यहां पर अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे तो इन इमेजेस में दिख रहे गैलेक्सीज का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगा। अब चलो मान भी लेते हैं कि हमारा ब्रेन इसमें ट्रिक नहीं हुआ है और यूनिवर्स सच में एक लिविंग ब्रेन ही है, तो इस कॉन्सेप्ट में भी अभी तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे ब्रेन का साइज है 140 मिलीमीटर और उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन 100 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। यानी कि हमारे केस में एक थॉट इंस्टेंटेनियसली जनरेट होता है। अब यही चीज अगर हम यूनिवर्स पर अप्लाई करें तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है 93 बिलियन लाइट ईयर्स और इसमें इंफॉर्मेशन 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। यानी कि हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में यूनिवर्स में एक थॉट को बनने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, जबकि इस यूनिवर्स की एज ही है 13.6 बिलियन ईयर्स। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमें कुछ और पुख्ता सबूत लगेंगे बिफोर वी कैन ट्रूली कंक्लूड कि हाँ, ब्रह्मांड वाकई में एक दिमाग है और साइंटिस्ट इस पर अभी काम भी कर रहे हैं। पर इस कॉन्सेप्ट ने इमेजिनेशन के फ्लड गेट्स ओपन कर दिए, बिल्कुल सिमुलेशन थियरी की तरह।
जो ये दावा करती है कि हमारा ब्रह्मांड एक एडवांस्ड एलियन प्रजाति द्वारा क्रिएटेड एक सिमुलेशन है। अब इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। बट टॉकिंग अबाउट सिमुलेशन एंड ब्रेन, जिस स्पीड से आज इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, हमारे खुद के पास ही वो पावर आ जाएगी जो पूरे ब्रह्मांड को ही एक विशाल दिमाग बना सकती है। वेलकम नैनोबॉट्स। एक कंप्यूटर इंजीनियर बिल जॉय के प्रेडिक्शन के अनुसार 2030 तक ऐसे नैनोबॉट्स बनने वाले हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करके अपने जैसे ही कई सारे नैनोबॉट्स बना सकते हैं। और अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो वो पोटेंशियली इनसे पूरे यूनिवर्स को तक खत्म कर सकते हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ऐसे नैनोबॉट्स 2030 छोड़ो 2020 में ही बन चुके हैं। दरअसल साल 2020 में कुछ यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने फ्रॉग्स के कुछ स्टेम सेल्स को लिया और उन्हें एआई के मदद से मॉडिफाई करके सूटेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए रख दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने उन सेल्स को नॉर्मल सेल्स के साथ रखकर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, तब दे वर माइंड ब्लोन। उन्होंने देखा कि एआई मॉडिफाइड सेल्स उनके सराउंडिंग में मौजूद नॉर्मल सेल्स को खाकर अपने जैसे ही दूसरे एआई मॉडिफाइड सेल्स पैदा कर रहे हैं। अब अगर हम इसी बिहेवियर को कंसिडर करें कि ये नैनोबॉट्स 1 मिनट में एक नया नैनोबॉट बना रहे हैं, तो इस स्लो रेट पर भी वो सिर्फ 20 महीनों के अंदर पूरे पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं और एक नेटवर्क ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस बिछा सकते हैं, जो कि और एक्सपैंड होता चला जाएगा गैलेक्सीज तक, क्लस्टर्स तक और फाइनली पूरे यूनिवर्स भर में। एंड देन उस पॉइंट पर अगर कोई हमारे ब्रह्मांड को देखेगा तो उन्हें ऐसे लगेगा कि ये एक बड़ा जीता जागता एक्टिव ब्रेन है और इलॉन मस्क का एआई थ्रेट सच साबित होगा। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. सो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी गलती से भी गलत लोगों के हाथ में ना लगे, बस यही हमारी दुआ रहेगी। बट अभी के लिए वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में हमारा यूनिवर्स एक एडवांस बीइंग का ब्रेन है? कमेंट्स में जरूर बताना आपकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि आए दिन यूनिवर्स के बारे में ऐसी कई सारी नई हाइपोथेसिस सामने आती रहती है जिस पर लोग अपने ओपिनियंस देते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हाइपोथेसिस सभी साइंटिफिक टेस्ट को पास कर पाती है। लाइक रिसेंटली कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ने यह प्रूव किया है कि हमें जो एज ऑफ यूनिवर्स बताया गया है वो एक्चुअली में गलत है। उनकी रिसर्च के अनुसार बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले नहीं हुआ था जैसे हमें बताया गया है, बल्कि 27 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे गैलेक्सीज मिले हैं जो 13.7 बिलियन ईयर्स से कहीं ज्यादा पुराने हैं। अब उन्होंने उन गैलेक्सीज को आखिर ढूंढा कैसे और उन गैलेक्सीज ने और क्या क्या सीक्रेट्स खोले, इन सभी सवालों के जवाब मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हो, आई बटन दबाकर या यहां पे कहीं पे आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया डिमेंशन इसने आपके सामने खोल दिया, जिसने आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।